अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आज राना मुबशिर के साथ और मैं हूं इमरान सुल्तान। क्योंकि राना साहब किसी निजी मसरूफियत की बिना पर यह प्रोग्राम आज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो आज का प्रोग्राम बात करेंगे हम इस वक्त जो पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड हम कह रहे हैं कि महंगाई का तूफान जो आने वाला है इन टर्म ऑफ डॉलर बड़ा खौफनाक आज बड़ा याद आ रहा है इस वक्त, क्योंकि आज 150 रुपए का डॉलर ओपन मार्केट में हो गया। आज इमरान खान साहब बड़े याद आ रहे हैं, वो वाले इमरान खान साहब जो कंटेनर पर खड़े हुआ करके जो है वो डॉलर रुपये अगर 1 रुपया भी बढ़ता था तो वो उसकी तौजी बताते थे और बताते थे कि पाकिस्तान के कर्जों में, मुल्की कर्जों में कितना इजाफा हो गया। वो वाले कप्तान आज हमें बहुत याद आ रहे हैं जो फरमाते थे कि 12,000 रुपए जो है हर यौमिया जो है वो करप्शन होती है पाकिस्तान में। एफबीआर के अंदर इतनी करप्शन है और साथ ही साथ ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं ये तमाम कर्जे जो हैं ये मुश्किल में इन्होंने फंसा दिया मुल्की मईशत को। तो आज हमें वो इमरान खान साहब जो है वो बहुत याद आ रहे हैं। आज बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से, आपकी तारीफ कराना चलूं, शौकत यूसुफजई साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सूबाई वजीर इत्तलात हैं केबी के। यूसुफजई साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और उनके साथ ही हमारे साथ माइजा हमीद भी मौजूद हैं, आप रहनुमा हैं नून लीग की, मुस्लिम लीग नून लीग की। माइजा, इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रही हैं कि पाकिस्तान में 150 रुपए का डॉलर हो गया। डार साहब के दौर में 105 रुपए के ऊपर रखा हुआ था। मिफ्ता साहब आए, उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें 4-5 रुपए का इजाफा किया। नाउ अब जो महंगाई है जो बढ़ रही है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये आप लोग जो इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करके गए थे उसको ट्रैक पर लाने के लिए ये कड़वा घूंट इस वक्त पाकिस्तानी कौम को पीना पड़ रहा है। जो आप लोग कर्जे छोड़ के गए थे उन कर्जों की अदायगी के लिए नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। जी माइजा साहबा क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये अब 9 महीने होने को जा रहे हैं, तकरीबन 1 साल हो रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत को। और जब भी काबीना का इजलास होता है तो इजलास के अंदर वज़ीरों की कारकर्दगी के पूछने के बजाय ये पूछा जाता है कि क्या वो करप्शन की पुरानी गर्दान जो है वो पड़ी जाती है और इमरान खान साहब को खुश करके वो काबीना का इजलास ख़त्म हो जाता है और वही पुरानी करप्शन की बात करनी और वही करप्शन का जो नैरेटिव दिया गया है उसको बार बार डिस्कस करना और उस पे ही जो है इमरान खान साहब सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और काबीना का इजलास बर्खास्त हो जाता है। हफीज़ शेख साहब इनके मिनिस्टर हैं, नए आए हैं। टीम इन्होंने जो है IMF की ये पूरी फाइनेंस की टीम जो है लास्ट महीने में चेंज कर दी है। स्टॉक मार्केट का ये हाल है कि वो क्रैश पे क्रैश होती जा रही है। इकॉनमी का ये हाल है कि महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। रमज़ान का महीना है और गरीब आदमी पिस रहा है। और आप जो एमनेस्टी स्कीम लाए हैं वो उन लोगों के लिए लाए हैं जिन्होंने आपको चंदा दिया आपके इलेक्शन लड़ने के लिए, उनका काला धन सफ़ेद करने के लिए लाए। अब जो है इशू ये है कि आज जो है 150 रुपये जो डॉलर हुआ है वो एक मतलब कि इंतहा है जो बदनज़मी की और हुकूमत के ऊपर एक चार्ज ना संभालने की। तो आपको समझ आ रही है कि इमरान खान साहब जो है उनका कंट्रोल नहीं है इकोनॉमी पे, उनकी फाइनेंस टीम का कंट्रोल नहीं है इकोनॉमी में। और मेरा ख्याल है कि जो IMF से लाए गए फाइनेंस मिनिस्टर है उनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ मिले। मार्केट जो है फ्री फॉल चल रही है और लोग जो है उसका काफ़ी बिजनेसमैनों का जो है पैसा भी डूब गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन जो है हुकूमत को अब देनी चाहिए, ना कि सिर्फ बार बार ये कहना कि जी ये पिछली हुकूमतों के ऊपर मलबा डाल देना। अब टाइम हो गया है, टाइम काफ़ी गुजर गया, अभी ये एक्सप्लेनेशन जो हैं इनको देनी चाहिए। अब मीडिया से नहीं छुपना चाहिए। मीडिया से जब इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो ये मीडिया प्रोग्रामों से उठ के भी चले जाते हैं, लेकिन अब ये बर्दाश्त भी करें और हमें एक्सप्लेनेशन भी दें कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। हालात इंतहाई संगीन है जिसका माइजा बीबी जो है वो बता रही, न सिर्फ वो बता रही बल्कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है। डॉलर 150 का हो गया। कहा यह जाता है कि जब आप लोगों का इजलास होता है, जो काबीना का इजलास या मीटिंग होती है, तो जाते वक्त जो है वुज़रा में बड़ा खौफ होता है, मुशीरों में बड़ा खौफ होता है, बड़ी फाइलें उनके सामने रखी हुई होती हैं।
हैं और कि पता नहीं क्या आज किसको रुखसत कर दिया जाए, आज किसका नंबर आ जाए। लेकिन उसके बाद जब वहाँ पे माहौल ये चलता है कि जनाब पिछली हुकूमत की क्या कारकर्दगी थी और उनके ऊपर जब लान तान होती है, उसके बाद एक रिलैक्स हो जाता है माहौल, और उसके बाद ये होता है कि खान साहब जो है वो उनको सब सूरत हाल जो है पिछली हुकूमत के ऊपर चले जाती है। ये तासुर कहाँ तक सही है? आप लोग डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? अगर डिलीवर कर पाते तो आज 150 का नहीं होता सर डॉलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि डॉलर के रेट का ताल्लुक जो है वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है, और माजी में भी यही हुआ है, क्योंकि इसका जो तो मार्केट रेट सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? चले बताइए प्लीज बोलिए। अगर जो वैल्यू डिटरमिन करती है वो मार्केट रेट से होता है, मार्केट करती है। और एक चीज है कि मसनूई तौर पे इसको रोका जा सकता है, जिस तरह माजी में इसाक डार ने किया था। 40 अरब से ज्यादा कर्जे लेके उसको 100 रुपए से नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन उसका असरात क्या है? उसके असरात आज भी हम भुगत रहे हैं। जो मईशत की सूरत हाल है, जो मईशत की हालत है, वो आपके सामने है। ये नहीं है कि 9 महीने में इमरान खान ने सारा पैसा जो है वो दरिया में बहा दिया है या उसके सारे वसाइल दरिया में बहा दिए। ये बहुत लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं जिसके असरात बड़े लंबे अरसे तक महसूस किए जाते हैं। गलत पॉलिसी थी। देखिए हमारा काम क्या है, हम इसको रेगुलर करना चाहते हैं। जब तक इसको रेगुलराइज नहीं करेंगे, आप अगर मसनूई तौर पे इसकी कीमत नीचे रखना चाहते हैं, तो वो फिर वही अंदाजा है कि आपके पास रिसोर्सेज हो या फिर आप कर्जे लें। अब देखिए ना, लेकर आप देखें यूसुफ ज़ई साहब, मेरी गुजारिश भी सुन लीजिए। कल से आज तक डॉलर 8 रुपए महंगा हो गया। 1 रुपए महंगे होने पर आपके बैरूनी कर्जे 100 अरब रुपए का इजाफा होता है। इसका मतलब है 24 घंटे के अंदर हमने 800 अरब रुपए कर्जा चढ़ा लिया अपने ऊपर, इन डॉलर टर्म अगर हम उसकी बात करें, रुपी टर्म। लेकिन इसका मौजूदा हुकूमत के साथ इसका क्या ताल्लुक हो सकता है सर? मतलब देखिए ना, डिमांड सप्लाई किस तरह से आती है। लेकिन हकीकत भी तो देखनी पड़ेगी हमें ना। जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल हमें मिली है, ये बाहर बैठ के बड़ा 9 महीने हो गए सर आपको। 9 अगर आप 9 महीने में आप मुझे बताएं कि 9 महीने में ये जो 30,000 अरब का जो कर्जा छोड़ा, ये 9 महीने में कौन? सर आपने भी 3,500 अरब जो है छाप लिया है, स्टेट बैंक से छपवा लिया है, किसी हुकूमत ने इतना नहीं किया। वो पैसा जो है वो कर्जों की अदायगी में जा रहा है ना। नहीं तो 7 अरब रुपए हम रोजाना दे रहे हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर पीपल्स पार्टी कर्जे लेती थी, उसके कर्जे जो है नून लीग ने उतारे, नून लीग के कर्जे आपके ऊपर आ गए, तो आप भी तो कर्जे ही ले रहे हैं ना। आउट ऑफ द बॉक्स आप क्या लेकर आए? आप भी तो कर्जे ही ले रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी आप कर्जों पे नहीं जी सकते। उसके लिए आपने जो ये सख्त फैसले करने पड़ते हैं, जो आज हमें नजर आ रहे हैं, ये सख्त फैसले तो लोग नहीं कर सकते थे ना। देखिए वो फरार होते थे, फरार हासिल कर हो सकते थे ना। जिस तरह डॉलर आपके सामने मिसाल मौजूद है, अगर ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे रखा जाता तो ये तो उस वक्त भी 150 से ऊपर चला जाता। लेकिन क्योंकि मसनूई तौर पे सर वो फरार इसीलिए लेते थे ना कि 1 रुपए डॉलर बढ़ता था, खान साहब कंटेनर पे आ जाते थे। अब ये भी तो देखिए ना। हाँ। वो तो अपनी जगह पे है सर, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत कर रही है, देखिए इसमें जो मेन चीज है कि डॉलर स्टॉक नहीं होना चाहिए, ये हुकूमत इक़दाम कर रही है। स्मगलिंग को रोकने की कोशिश हो रही है। स्टेट बैंक लगा हुआ है कि किसी तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। जी माइजा बीबी, इस वक्त शौकत यूसुफ ज़ई साहब फरमा रहे हैं कि मार्केट रेट्स जो है वो डिटरमिन कर रही है, हार्ड कोर जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। क्या हम वाकई अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में इस तरह की मईशत को? इमरान साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम आम आवाम से हैं। अब शौकत यूसुफ ज़ई साहब तो मिनिस्टर हैं, उन पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आम आवाम को तो का सेंटिमेंट तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि अब क्या करें। लोग सड़कों पे ही आएंगे अब लोग, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसमें तो इनका इकोनॉमी पे कोई ग्रिप नहीं है। मार्केट फोर्सेस की बातें ना करें ये तो बेहतर है। मार्केट फोर्सेस की मैंने आपको कहा कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि मैं मार्केट फोर्सेस जो हैं उनको डिटरमिन करने दे डॉलर की प्राइस। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जी हम खुद इस पे काबू पा लेंगे, स्टॉक ब्रोकर्स को बुला के। किसकी बात सुनी चाहिए, किसकी बात जो है सच है, किसकी बात झूठ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब मजाक ही है अवाम के साथ और अवाम की जो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। अब इसके बारे में अब मैं क्या इससे ज़्यादा डिटेल में क्या जाऊँ। हर इंसान को पता है कि जो इकोनॉमी का हाल है, इसके बाद जो है आम गरीब आदमी
आदमी के ऊपर ही ये सारा इम्पैक्ट करना है। अब यूसुफ जई साहब जो मर्जी कहते रहें, उनको अगर आप ज़्यादा तनकीद करेंगे तो वो प्रोग्राम से उठ के चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल ये इनके नुमाइंदे यही करते हैं। तो नहीं खैर, इस प्लेटफॉर्म पे आप ज़ाहिर है कि लोगों ने मुंतखब करके इनको भेजा है, तो इनको ये जवाबदेह भी हैं। यूसुफ जई साहब, अब आपकी जो एमनेस्टी स्कीम आ रही, नहीं करते ना कि इनको मुंतखब करके भेजा है इमरान साहब, इनको ये रियलाइज करते होते तो आज ये सोचते ना कि हमने कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाना है। जिस तरह जो है पिछली हुकूमतें लाई थी, जिन्होंने जो अवाम के ऊपर जो है सारा मलबा ना गिराए, अवाम को तो रिलीफ देना भाई। आप बाद में जो है इकोनॉमिक टेक्निकलिटीज में जाइएगा। आप जो है लूटने वालों को लूटने दे रहे हैं और गरीब अवाम के ऊपर सारा मलबा गिरा रहे हैं। इसका तो आपके पास जवाब नहीं है। अब अगर आपके पास इस चीज का जवाब नहीं है और आप ये इल्जाम लगा दें कि पिछली हुकूमत, कब तक पिछली हुकूमत करते रहेंगे? आप मुझे ये बता देना, मैं इस बात जी शौकत यूसुफ जई साहब, 3 महीने बाद 1 साल हो जाएंगे, पहला साल हो जाएगा बजट में। अब जी शौकत यूसुफ जई साहब, देखिए माइजा ने जो बातें की हैं, देखिए बिल्कुल मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूँ कि महंगाई है, मुश्किलात हैं लोगों की, बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि ये मैं मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं एक पाई का अपने पास हिसाब रखता हूँ, क्योंकि एंड में मेरे पास खत्म हो जाते हैं पैसे, सिर्फ तनख्वाह के पैसे होते हैं, मैं उस पर गुजारा करता हूँ। आम आदमी का सोचना चाहिए था, ये अभी से नहीं, जो 30 साल तक हुक्मरानी की है ना जिन लोगों ने, उस वक्त अगर सोचते ना तो आज आम आदमी बिल्कुल मुतासर ना होता। ये जो पूरा जो आपको आम आवाम वोट करके लेके आई है कि आप ये कंसिडरिंग के आप आप उनको कोई रिलीफ देंगे, वो बता रहे हैं। नहीं माइजा बीबी वो बता रहे हैं पिछली हुकूमतों ने करप्शन की। माइजा बीबी वो बता रहे हैं। देखिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपके साथ अच्छा प्रोग्राम हो मेरा। देखिए आप अपनी बात करें, मैं आपकी बात सुनूंगा, आप मेरी बात सुन लिया करें, फिर बेशक आप उस पर जो जवाब देना चाहें। ठीक है, आप फरमाइए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखें ये इस मुल्क के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत का जिक्र न करें, कैसे न करें? 30 साल तक इस मुल्क को लूटा गया है, इसमें जितने वसाइल थे आप देखें ना, ये जो बड़े बड़े एसेट्स बना के बाहर बैठे, इनको क्या फर्क पड़ता है? ये कहते हैं हमारी एमनेस्टी स्कीम जो है हलाल है और PMLN की एमनेस्टी स्कीम जो है वो हराम है। इसमें इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान एमनेस्टी स्कीम 2018 है, उसमें एक नुक्ता है, उसमें लिखा गया है कि ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर कांट अवेल एमनेस्टी स्कीम। और जो इन्होंने एमनेस्टी स्कीम लाया है उसमें लिखा है स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर 18 ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर कैन नॉट अवेल एमनेस्टी स्कीम, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स कैन अवेल दिस एमनेस्टी स्कीम। ये तो बड़ा फर्क हो गया। एमनेस्टी स्कीम को आप अवेल कर सकते हैं। इमरान साहब, तो ये भाई बहन कौन से हैं इमरान खान साहब के जो ये एमनेस्टी स्कीम को अवेल कर सकते हैं? आप बता दें। मैं तो पूछूंगा यूसुफ जई साहब से। मैं इसको बता दूं। यूसुफ जई के पास साहब के पास तो माजरत के साथ इस बात का जवाब, हर बात का जवाब है कि पुराने लोग जो करप्ट थे, ये नहीं एमनेस्टी तो नहीं है ना, एमनेस्टी तो नहीं है, इसकी शिक नहीं है, क्या कहेंगे? इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जी देखिए पहली बात ये है कि जो ऑफिस होल्ड करता है ना, आप सरकार की बात करें तो सरकार में कौन रहा है, पब्लिक मनी किसने मारी है, वो बात करें ना। आप बार यूसुफ जई साहब, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, मैंने एमनेस्टी स्कीम में आप लोगों ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को क्यों जो है अवेल करने दिया ऑफिस होल्डर्स को? हम तो इस पे परेशान है कि जिन्होंने 30 साल इख्तियार किए, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में आप टू द पॉइंट बात करें ना। जो उन्होंने कहा कि ब्रदर एंड सिस्टर को कैसे अलाउ किया, ये ब्रदर सिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने मुल्क लूटा वो तो उसके जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने उठाया है कि आपने ऑफिस होल्डर्स के भाई बहनों को एमनेस्टी स्कीम अवेल करने की इजाजत दी है, तो ये कौन से बहन भाई आप बता दें? तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? क्योंकि उसके कोई बहन भाई इख्तियार इमरान साहब, आप इनको अगर ये नहीं, मैं कौन से इख्तियार में रहे मुझे बताएं ना। अगर आपकी हुकूमत थी, अगर किसी ने नहीं अगर नहीं है तो फिर पिछली वाली कोई कॉपी पेस्ट करते ना। सर बात सुने ना, अगर नहीं है ऐसा तो फिर पिछली वाली कोई कॉपी पेस्ट कर लेते कि उनके भाई बहन भी नहीं ले सकते, ठीक है, बात ही खत्म हो जाती। ये यहाँ पे उनको अगर प्रोविजन देने का क्या तुकता है, ये पूछ रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इमरान खान के कोई भाई बहन जो है ना, नहीं हम इमरान खान की भाई बहनों की बात नहीं कर रहे, हम तो इन जनरल एक बात कर रहे हैं कि इन जनरली ये नुक्ता आपने क्यों लेकर आए इसमें।
इनका प्रॉब्लम ये है कि हमने तो लूटा है, लेकिन आपने भी तो लूटा है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। यूसुफ जई साहब, मुझे ये बताएं कि अलीमा खान ने एमनेस्टी स्कीम को अवेल किया कि नहीं किया? नहीं, अगर किया भी है तो अलीमा खान से पूछे ना। मुझे बताएं, आप आगे करेंगे कि इसलिए ये नुक्ता डाला गया है ना एमनेस्टी स्कीम में, नहीं तो आप कॉपी की पेस्ट कर लेते। 9 महीने आपको लगे, 9 महीने आपको लगे इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो आप ये चीज, ये नुक्ता क्यों ऐड किया? इसको भी उसी तरह रहने देते। अलीमा खान कौन सी असेंबली में आके आपकी तरह लूटमार की है? वो तो असेंबली में तो कभी नहीं आई है। अलीमा खान के बुहारी पिछली असेंबली में थे, मुशर्रफ की असेंबली में थे और इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर। इस तरह तो शहबाज शरीफ का दामाद भी नहीं आया। बहुत सारे लोग हैं जो असेंबलियों में नहीं आए। वो सिंपल सी एक बात ये पूछ रही है कि भाई बहनों, नहीं, मेरे भाई शहबाज शरीफ का दामाद नहीं है। शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर रहा है। इमरान खान कौन सा मिनिस्टर रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है? यार सर, इस वक्त तो वजीर आजम है ना, इस वक्त तो वजीर आजम है। सर, ऑफिस होल्डर की बात हो रही है, हम तो वजीर आजम की बात ही नहीं कर रहे, ऑफिस होल्डर्स की बात कर रहे हैं। चले आप ठीक है ना, आप बात करें पब्लिक ऑफिस होल्डर में सरकारी ओहदे भी आ जाते हैं ना, ठीक है। हम क्यों इस बहस में कि सिर्फ वजीर आजम और वजीर आला ही इक़्तिदार में होती तो फिर बात बनती है। इमरान खान इक़्तिदार में होता तब भी बात बनती। बहुत बहुत शुक्रिया माइजा हमीद आपका और शौकत यूसुफ जई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तानी मौशी सूरत हाल की एक नए पैनल के साथ। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल, जो कि यकीनी तौर से हम देख रहे हैं कि कराची से खैबर तक 150 रुपए के डॉलर के होने के साथ ही मुल्क भर का जो कारोबारी तबका है वो बड़ा परेशान है। जो कैपिटल मार्केट है हमारी वो बहुत ज्यादा नर्वस है। आज भी तकरीबन 800 पॉइंट्स जो स्टॉक मार्केट गिरी। आगे क्या होता है ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन इस बीच में कल और आज जो हमारे मुशीर खजाना है उनकी मुलाकात कल कराची में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनसे उनकी मुलाकात हुई और आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स से उनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात कितनी सूदमंद रही, कितनी उम्मीद अफजा रही, कितनी हौसला अफजा रही और इस वक्त मूड क्या नजर आ रहा है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में जफर मोती साहब, मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जफर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और हमें ज्वाइन किया है जुबैर मोतीवाला साहब ने। आप साबिक चेयरमैन हैं सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, मुमताज सनतकार हैं। जुबैर मोतीवाला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब, पहले आपसे जानना चाहेंगे कल जो मुलाकात हुई वजीर खजाना की चेयरमैन एफबीआर की, चेयरमैन एफबीआर से तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आप लोगों का रहता है और मुशीर खजाना से सदियों बाद तो नहीं कहूंगा, दिहाइयों बाद इंटरेक्शन रहता है और अभी भी शायद वैसी दिहाई बाद जो है उनसे इंटरेक्शन हुआ। क्या मूड नजर आ रहा है इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री का और कल की मुलाकात में हुआ क्या? देखिए जी, कल की जो मुलाकात थी मेरा ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं और जो शब्बर जैदी साहब हैं और इनके जितने रफ़क़ाकार थे दो वो लोग सारे इधर आए हुए थे और मेरा ख्याल इंट्रोडक्टरी मुलाकात थी। कोई ऐसी मतलब नहीं था कि जो है ना ये कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रोग्राम के साथ आए और बहुत ज़्यादा कुछ बताने के मूड में भी नहीं थे। लेकिन आप लोग पूछने के मूड में तो होंगे ना, गो के वो बताने के मूड में नहीं होंगे। पूछा तो होगा आप लोगों ने बहुत कुछ। जी बिल्कुल, हमने बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, बहुत कुछ हमने बात करने की कोशिश की उनसे। तो बात ये कि वो ये कह रहे थे कि गिव मी 3-4 वीक्स, मैं अभी तो नया आया हूँ और मैं इसकी सारी बातें आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, ये जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये स्टाफ लेवल के ऊपर साइन हुआ है। अभी इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो है ना आपको जो है ना वो उसको वेट करेगा और उसको 1 महीना 1.25 महीना लगेगा, उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सारी बातों को देख के हम जो बात समझते हैं, जो मैसेज जो आज हुआ है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ या ये जो डॉलर क्रैश, रुपी क्रैश हुआ है, इन सारों की बाबत जो है ना कल की जो मीटिंग है उसके अंदर असल में बहुत सारे इबामात पैदा हुए। हमको ये पता नहीं चल रहा था, हमने पूछ रहे थे कि डॉलर कहाँ रुकेगा, तो उन्होंने कहा कि डॉलर जो है ना मार्केट बेस फोर्सेस डिसाइड करती हैं और हमारे पास का कोई वो नहीं है। तो पूछा गया कि भाई अगर मार्केट फोर्सेस से क्या मुराद है? देखिए रेगुलेटर्स तो है ना, स्टेट बैंक रेगुलेटर है, SCCP रेगुलेटर है, या तो आप रेगुलेटर्स को हटा दें अगर रेगुलेटर्स नहीं है तो। अगर आप रेगुलेटर हैं तो रेगुलेटर, जितनी दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं उसके अंदर ये अमूमन यही होता है कि फ्री फ्लोट करेंसी जरूर होती हैं लेकिन वो मैनेज्ड फ्री फ्लोट होता है और ये मैनेज के अंदर मैनेजमेंट हमको करनी पड़ती है। क्योंकि आप ये देखें, ये भी हमने उनसे कहा कि हर साल
आपका 20 अरब डॉलर का खसारा है। आप अगर इस तरह अगर इसको फ्री फ्लोट मार्केट पे छोड़ देंगे तो हम तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। और $1 के साथ जैसे आपने कहा 100 अरब बढ़ जाता है, तो ये कौन अदा करेगा, ये कहां से आएगा और कैसे हम उसको पूरा करेंगे, और हम कहां खड़े रहेंगे। और शायद लोगों को ये कोई इबाम था। तो क्या कहना था फिर जवाब साहब, फिर क्या कहना था उनका इस पे? उन्होंने ये कहा कि ये बातें आपकी जो है ना वो ठीक है, आपको तो सारा कुछ पता है, तो फिर अब मैं क्या आपको बताऊं, इस तरह की जो है ना बातें थी। लेकिन वो कोई ऐसी हम चाहते थे जब एक दफा मौका मिला है और खुल के बात करने का मौका मिला है और 4-5 घंटे इनके पास हमारे साथ बैठने के लिए हैं, तो हम भी मालूमात करेंगे भाई ये क्या है, और हम पूछेंगे भाई आपकी आगे की पॉलिसी क्या है। अगर देखिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमने कहा आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट कम करना है, तो इसके लिए क्या करना है? हमने उनसे कहा कि अब रुपया देकर डॉलर खरीद लें। बात यह है कि हमने हमारी अगर मसनूआत की एक्सपोर्ट नहीं हो रही है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अनकॉम्पिटिटिवनेस है, और अनकॉम्पिटिटिवनेस हम अपने उनके साथ हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। उसकी वजह कॉस्ट है। जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप उस लेवल पे ले आए जिस लेवल पे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। और अगर आप इंपोर्ट लेवल के ऊपर आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपकी इंपोर्ट कम होगी, क्योंकि यहाँ लामाला खपत तो है, जो आपका इंपोर्ट हो रहा है वो सारा यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे जैसे मुल्क में 60% जो है ना आपका जो एक्सपोर्ट माल होता है, उसका जो इनपुट होता है वो इंपोर्टेड होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको अट्रैक्ट करता है। जब आप 150 रुपए का डॉलर कर देंगे तो हमारे इनपुट सारे मतलब कल की जो मुलाकात थी वो कोई हौसला मंद नहीं रही, हौसला अफजा नहीं रही। लेकिन इसके हम फॉलोअप में कल मिल रहे हैं शबर जैदी साहब से। कल जो है 1:30 बजे फिर हमारी मुलाकात है चेयरमैन FBR से, तो इंशाल्लाह देखें कल क्या। ठीक है, जरा जफर मोती से बात करते हैं, क्योंकि आज सुबह ही उनकी मुलाकात जो है स्टेक होल्डर्स से मुलाकात भारी पड़ी स्टॉक मार्केट को। 800 पॉइंट्स मार्केट गिरी। जी, क्या रहा आज की मीटिंग में? आज सीनियर मार्केट प्लेयर्स के साथ उनकी मीटिंग थी, चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी उसमें मौजूद थे। क्या बात रही जफर साहब आज? देखिए, आज जो हमारी थी वो चेंबर्स के बरक्स काफी खुशाइन बात थी। तो आपने क्या मार्केट लुटा दी आज? नहीं लुटा दी। देखिए, ये आज बड़ा मसला ये हुआ है कि टेक्निकली जब तक मीटिंग खत्म हुई थी मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स खत्म हो गए थे। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, आपको भी पता है जुम्मे के नमाज के बाद एक दोबारा सेशन होता है। हाँ। अगर आपका यही खबरें हमारे सेकंड सेशन में आ जाती तो आज ही आप रिएक्शन देखते कि 800 पॉइंट की मंदी, शायद 350-400 पॉइंट मंदी रही। आप यही समझते कि 20 अरब का फंड ठीक है आज से ही आ गया। लेकिन देखिए, अब 20 अरब जो 140 अरब का नुकसान हो जाए और 20 अरब आए, तो ये 20 अरब कोई ये नहीं है कि फाइनलिटी है, लेकिन 20 अरब एक सिंबॉलिक होता है कि गवर्नमेंट अब इंटरवीन करना, अटेंशन देना कैपिटल मार्केट पर शुरू कर रही है। लेकिन ये अटेंशन, ये बजाय उसके कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आए, मईशत को बेहतर करें, आप इसके ऊपर जाएंगे। आप 20 अरब का एक फंड आएगा, वो मार्केट में बाइंग स्प्री को थोड़ा सा जनरेट करे, उसके बाद लोग उसमें आए। मतलब ये तो एक आप नहीं समझते कि ये किस तरीके की सपोर्ट होगी? ये कोई सिस्टमिक इशू तो नहीं था जैसे 2005 या 2011 में हुआ था। इमरान, देखो, अब ये जो स्ट्रक्चरल जो करेक्शंस और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बातें हैं ना, ये अब हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, ये इतनी जल्दी होंगे नहीं। हफीज शेख साहब तो जब बोलते भी हैं तो इतना स्लो बोलते हैं कि अगर 3 घंटे उन्होंने चेंबर में गुजारे तो इसका मतलब 45 मिनट्स ही आप गिनो, अगर वो जिस तरह स्पीड से बात कर रहे होते हैं। बड़े धीमे धीमे तरीके से वो बात करते हैं, और हम सबका अटेंशन डेफिसिट अब बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर अलर्टनेस के बार बार आ रहे होते हैं कि मार्केट 100 पॉइंट चली गई, 200 पॉइंट चली गई, 300 पॉइंट चली गई। तो आपको मिफ्ता इस्माइल जैसा बंदा चाहिए फिर, क्या तेज बोलने वाला? तो इतनी तेजी से बोलता था कि हमें पता ही नहीं चला कि हम फाइलर हैं कि नॉन फाइलर बन गए, ये भी नहीं पता चल रहा था उनके टाइम में। जो उन्होंने फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की डिस्क्रिप्शन दी, उसके बाद जो हशर हुआ है, वो हशर ये है कि असद उमर साहब भी नए चीजें लेकर आए, तो उनको भी नहीं पता था कि आप फाइलर्स को आप बेनिफिट्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि नॉन फाइलर्स को दे रहे हो। ये सब हुआ है। ठीक है। हाँ जी। अब जरा मैं आ जाता हूं जुबैर साहब की तरफ। जुबैर साहब, अब 150 का डॉलर जाहिर है कि आपकी एक्सपोर्ट को फरोग मिलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली सेम टाइम आपकी इंपोर्ट महंगी होंगी, तो आप तो रॉ मटेरियल तो नेट इंपोर्ट करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पॉलिसी रेट के हवाले से भी जानना चाहूंगा। ये मंडे जो है वो कॉल कर ली गई है, शरह सूद में मजीद इजाफा, ये किस तरह का डिसीजन होगा? देखिए जी, मेरी समझ में तो या मेरे जैसे लोग जो आम कारोबारी हैं उनकी समझ में कोई बातें भी नहीं आ रही। देखें, ये 150 का डॉलर अगर हो गया तो 105 से हम बदतरीज 150 पे आए।
तो अगर एक्सपोर्ट बढ़नी होती तो आज तो डेवड़ी एक्सपोर्ट हो जानी चाहिए थी। ये ऐसे नहीं होता। देखें जी, बात ये है कि हमको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को देखना है, हमें जो है ना हमने एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना है, और इस जो भी 105 से 150 तक आए हैं, तो यहाँ तो दूध और शहद की नदियां बह जानी चाहिए थी, वो तो नहीं हुआ, ना होगा। देखें, ये अगर आप सूद बढ़ाएंगे, आज जो है ना 11% पे तो हम पहुंच गए, बैंक स्प्रेड लगाएं तो 13-14% जो है ना आज लोन का जो है ना कॉस्ट हो गई है। अगर आप ये, मैं सुन रहा हूं कि 2% और शायद कमिटमेंट करके IMF के साथ, मैं कहता हूं ये डिजास्टर होगा पाकिस्तान के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। आज अगर आप देखें इन सारी बातों का, जितनी देर से आप ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा लोबे-लुबाब है कि हम जो है ना करंट अकाउंट डेफिसिट को खत्म करें, ट्रेड इम्बैलेंस को हमारे मुल्क से हम खत्म करें, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना इंपोर्ट ना करें, तो कम से कम 5-10 बिलियन का फर्क हो जो हमारी जैसे मुल्क की सहार हो। इससे ज्यादा हम कंट्रोल ना कर सकते। लेकिन जुबैर साहब, उन्होंने तो ये कहा, उसके लिए बिल्कुल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं चाहिए। हाँ, उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन चाहिए। हमको फौरी तौर के ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे ले जाना होगा। हमको अपने एक्सपोर्टर को कॉम्पिटिटिव करना होगा। हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियां डालनी होगी, इसके अंदर कोई दो बातें नहीं। लेकिन जुबैर साहब, कम करना होगा, शरासत कम करना होगा, शरासत को यकीनी कम करना होगा। लेकिन आपके मुशीर खजाना साहब जो हैं वो कल बड़े बरहम भी हुए, सुना है आप लोगों पे कि एक्सपोर्ट आप लोग बढ़ाते नहीं है और एग्जम्पशंस की बात करते हैं, मराद की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स आप लोगों से बढ़ाई नहीं जाती। क्या हुआ था? बड़ा अच्छा, देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने उसका उनको मैंने जवाब दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर जवाब यह था कि हमने कहा जी आप हमारी बात बिल्कुल ना सुने। 5 साल तक हमने कोई परफॉर्म नहीं किया। हम जो बात करते हैं वो गलत करते हैं, आपसे मराद खामखाई मांगते हैं। आप ये सारी बातें मैं आपकी कबूल कर लेता हूं। आप एक काम कर दें, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को हायर करें, पैसे उसके हम देंगे, और जैसे मैसीज है, गर्जीज है, स्विट्जरलैंड बेस अबव बोर्ड एजेंसीज हैं, वो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को इवेल्युएट कर लें। हम बांग्लादेश के सामने कर लें। अगर जैसे हम कमोडिटी प्रोड्यूसर हैं इमरान, वी आर नॉट कोई, हम फैशन डिजाइनर नहीं हैं, हम कोई ट्रेडमार्क्स हमारे नहीं चलते, हम तो कमोडिटी सप्लायर हैं। जो ब्रांड नेम से उनके लिए हम जो है ना माल बनाते हैं और बेचते हैं, प्राइस टैग भी हम यहीं लगाते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप एक दफा ऐसा काम कर लें कि पोलो शर्ट है मिसाल के तौर पर, एक बल्क का आइटम है, उसको आप इवेल्युएट कर लें कि पाकिस्तान में उसकी कॉस्ट क्या है और बांग्लादेश में उसकी कॉस्ट क्या है। अगर बांग्लादेश की कॉस्ट 90 सेंट है और मेरी अगर $1 है, तो वो 95 में बेचेगा तो 5 सेंट बनाएगा, मैं 95 में बेचूंगा तो 5 सेंट लॉस करूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपको हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना होगा और इंसेंटिव नहीं चाहिए। आप हमारे इनपुट्स को कम कर दें, आप हमारे पैसा जो है सेल्स से वो रिफंड कर दें। बोले उसकी हम बात करते हैं, मतलब उसकी हम जब आपसे पहले जो आप तो शब्बर ज़ैदी आ गए थे और हम बॉन्ड्स की बात कर रहे थे। हाँ, सही, आप तो शब्बर साहब पहुंच गए, आप बॉन्ड्स की बात कर रहे थे। जी मैंने नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं उनसे हम बॉन्ड की बात कर रहे थे, कैसे इनकैश होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में कैशेबल होंगे या नहीं होंगे, उनकी प्राइम बैंक गारंटी उसके तौर पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, उस स्टेज पे थे और आरपीओ इश्यू हो गए और जो सेल टैक्स रिफंड के। आज अगर हम इसको ऐसा देखते हैं तो कैसे चलेगा ये? ठीक है जफर साहब, क्या कह जफर साहब, एक जगह तो प्रोमिसरी नोट्स की बात हो रही थी, चीजें थोड़ी इतनी आगे बढ़ गई थी, अब मामला ये आ गया। नाउ आगे क्या होने जा रहा है? गोरा जो मुसलसल बेच रहा था, अब वो पिछले 3 हफ्ते से उसने खरीदारी की, क्योंकि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस में अब दमखम नहीं रहा, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। नाउ अब जो जिस तरीके से डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है, वो गोरे का क्या रुझान होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पोर्टफोलियो में, वो किस तरीके की आप देख रहे हैं? देखिए, गोरे का यानी ये कि फॉरेन फंड्स का हम गोरा फंड बोलते हैं, वो जो है थोड़ा सा अब स्टेबिलिटी की तरफ देख रहा है कि डॉलर रुपए की पैरिटी अब स्टेबल हो जाएगी। अच्छा। अब जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो है मंडे की फाइट जो होगी। मंडे की जो फाइट है उसमें एक तरफ तो 20 बिलियन रुपीस का फंड की और 17 अरब से 20 अरब रुपए की जो फंडिंग आएगी उसके ऊपर खबरें मार्केट में, मतलब सिर्फ खबरें होंगी ना, लेकिन नेगेटिव के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मेरा तो दुआ है कि रमजान में ये 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाएं, और लेकिन ये जो बातें हैं, खबरें आ गई हैं कि इन्होंने और बेसिस पॉइंट बढ़ाने की कमिटमेंट की है IMF से,
दूसरा जो असद उमर साहब ने कहा था कि भाई मुझे नहीं पता था कि डॉलर रुपये की पैरिटी की भी IMF ने उस टाइम बात नहीं की थी, अब बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन से IMF के प्रोग्राम में जाने की बात हुई, उधर 4 चीज़ों की खबरें कैपिटल मार्केट में थी। एक तो ये कि सब्सिडी हटाएंगे, दूसरा गैस के प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ाएं, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करें और करेंसी को वीक करें और इंटरेस्ट रेट को 12% पर ले जाएं। सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, सब चीजें ऑन कार्ड है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। जफर मोती और जुबैर मोतीवाला साहब प्रोग्राम में मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और जो इस वक्त सूरत हाल है, जफर साहब और जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं। जुबैर साहब, अब जाहिर है कि आने वाला बजट एक बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल बजट होगा हमारे इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे तमाम सेक्टर्स के लिए। कोई उम्मीद ना रखें हम इस वक्त अवाम दोस्त बजट की? देखिए, मैंने कल ये बात वजीर खजाना को भी कही। मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आपका 300 बिलियन प्लस कलेक्शन कम हुआ है। जब आपका ये कलेक्शन कम हुआ, हालांकि रुपया जो है वो अप्रिशिएट हुआ है और हमारे रुपी टर्म्स के अंदर हमारा जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ना चाहिए था। अगर आप उसके अंदर 200 उसको गिन लें तो हमारा 500 बिलियन कलेक्शन टैक्स का कम हुआ है। क्या ये सुबह सारे उठे और कहा कि हमने अब चोरी करनी शुरू करनी सुबह और हमने टैक्स नहीं भरने? ऐसा नहीं हुआ। आप इस बात को समझें कि इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हुआ है, यही वजह है और कोई वजह नहीं। तो आप आगे जो बात कर रहे हैं, जिसकी IMF की कमिटमेंट के साथ कोई बात आ रही है कि 600 से 700 बिलियन के नए टैक्सेस आप लगाएंगे, मैंने उनसे कहा इट विल बी डिजास्टर फॉर द इंडस्ट्री। आप इसको देख लें, ये नहीं लग सकते। आप पहले ही 400 से 500 बिलियन शॉर्ट पे हैं। ये शॉर्टफॉल जो है ये इकोनॉमी का स्लो डाउन है, आप न करें इसको। अब ये बात मैंने उनसे कही, कहां तक ये समझते हैं कहां तक नहीं समझते मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर अप्रिशिएट करता हूं कि ये जो आज जो बैठे हैं, जो टीम आके बैठी है फाइनेंस के अंदर, वो इनके पास बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़े मुश्किल फैसले हैं, इसमें कोई दो बात। तो आइडियल सिचुएशन में आके कौन बैठा है? यहाँ पर किसी को आइडियल तो नहीं मिली कंडीशन ना, आइडियल प्ले फील्ड तो नहीं मिला किसी को भी। इतने ज्यादा खराब हालात भी कभी नहीं हुए जितने आज हैं। मैं आपको बताऊं, हिस्टोरिकली वी आर पासिंग थ्रू द वर्स्ट क्राइसिस ऑफ द इकोनॉमी इन पाकिस्तान। इसमें और एक मैं आपको बताऊं कि ब्लूमबर्ग ने आज आपकी करेंसी को वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी का टाइटल दे दिया। बड़ी अफसोसनाक बात है। अब आप क्या कहेंगे जफर साहब, जिस तरीके से सूरत हाल आगे चल रही है? नाउ एक सहारा है इस वक्त हमारे पास बजट से पहले, और वो सहारा है हमारे पास एमनेस्टी का। आप समझते हैं जफर साहब कि ये एमनेस्टी गो की हुकूमत ने एक यू टर्न लिया, इसके ऊपर बड़ी मुखालफत वो करती रही, लेकिन इसमें जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, तो ये सर्व कर पाएगी? इस एमनेस्टी से हुकूमत को फायदा होगा? ये बहुत मुश्किल जवाब है इसका, क्योंकि ये एमनेस्टी जो आई है इसमें मेन इनका पर्पस है कि फाइलर्स बनाने ज़्यादा है, नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाना है। अच्छा, जिस स्कीमों में भी फाइलर्स को नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने की कोशिश की गई वो फेल हुई हैं अभी तक तो। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट को खुद ही सजेशन बिजनेस कम्युनिटी ने दी थी कि फुल एंड फाइनल एक मरतबा ट्राई करने दें ताकि जो फाइलर्स बनना चाहते हैं वो बन जाएं। अब ये है कि अगर इसकी आपको पता है उसी टाइम चलेगा जो फर्स्ट क्वार्टर 13 सितंबर को ख़त्म होगा, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि फाइलर्स बने हैं ज़्यादा, तो फिर उसकी एक्सटेंशन या उसकी बातचीत में आपको सक्सेस नज़र आएगी। अगर सब यूं ही धड़े का धड़ा रहा जैसे मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी आई थी उसमें, तो वो नहीं होगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसी जो चीज़ें आती हैं ना, ऐसी एमनेस्टी, इसमें फील गुड एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। मुशर्रफ के टाइम में फील गुड एलिमेंट था, सेल्फ असेसमेंट था, लोगों ने खुद बढ़ कर अपने आप को सेल्फ असेस किया, खुद बढ़ कर अपने फ़ोन किए अपने इनकम टैक्स वालों को, क्या मेरे इतने पैसे वाइट कर दो। यहाँ पर अब जो है ना, फील गुड एलिमेंट इस मुल्क से निकल गया है। चाहे आप जुबैर की बात सुने, चाहे कोई भी एनालिस्ट की बात सुने, वो फील गुड एलिमेंट जो है ना वो बिजनेसेस को बढ़ाता है। अब ये स्टैगफ्लेशन के ऊपर ये मुल्क चला गया है कि पेरिशेबल आइटम तो आपको 200 रुपए का एप्पल मिलेगा, लेकिन जो नॉन पेरिशेबल जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्लोली रिसेशन की तरफ जा रही हैं, जिसमें बायर नजर नहीं आ रहा। जो एक्सपेंसिव चीजें ले, जो लग्जरी गुड्स ले, जो कपड़ा ले,
जो अपना अपार्टमेंट्स ले, जो प्रॉपर्टीज ले, जो स्टॉक्स ले, मतलब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुक है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि आपकी कैपिटल मार्केट में भी कोई नए जो है वो शेयर्स नहीं आ रहे, नई कंपनीज लिस्ट हो रही। मेरे ख्याल से आरिफ हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमें ज्वाइन करने का। ये फरमाइएगा, आज जो मुलाकात थी मुशीर खजाना से वो आप लोगों की कैसी रही? उस मुलाकात में क्या ऐसी बात हुई जिससे हम समझे कि हौसलामंद हैं, क्योंकि मार्केट तो आज भी 800-850 पॉइंट्स गिरी है। ये बहुत कामयाब मीटिंग रही थी और मीटिंग में डिस्कशन जो है कोई 11:30 बजे जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया था, बट वो फिर हमने ये डिसाइड किया कि 12 बजे तक जो है वो हम वो मीटिंग करेंगे ताकि जो भी अनाउंसमेंट हो वो फिर सबको एक ही साथ जो है वो उसकी खबर पहुंचे। तो इस वजह से मार्केट बंद होने के बाद फिर वो मीटिंग जो है ख़त्म हुई और अब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ तो जो है वो मार्केट में चली रही है ऑलरेडी। और सर कुछ बात हो रही है एक फंड की, 20 अरब रुपए के फंड की एनआईटी के थ्रू आएगा। ये कोई सिस्टमिक रिस्क तो नहीं था जो इस वक्त 2005 या 2011 में मार्केट में हुआ था? ये तो मुआशी कारकर्दगी की वजह से आपकी मार्केट गिरी हुई है ना, तो आप इकोनॉमी को अगर बेहतर करेंगे तो स्टॉक मार्केट खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। तो क्या आप क्या कह रहे हैं कि मतलब ये फंड जो है वो अगर है नहीं हम समझ नहीं हम तो समझने फायदा हुआ था ना, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान सुल्तान समझने की कोशिश ये है कि पिछली दफा जब हुआ था तो हुकूमत ने जो है एक पैसा तो दिया नहीं था, सिर्फ गारंटी दी थी तो उस पर 8 बिलियन रुपीस का इंटरेस्ट पेमेंट हुई और 15 बिलियन रुपया हुकूमत को जीरो इन्वेस्टमेंट पे जो है मिल गया, बजट में पैसे मिले थे। तो अभी एक अच्छी वैल्यूज मिल रही हैं तो जो है वो ये इन्वेस्टमेंट होगी तो गवर्नमेंट तो अपने शेयर्स जो है वो खुद उसकी ओनर है ना। ये जो शेयर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं वो खुद ओनर है। लेकिन तो इनको मेरी बात सुन लेना पूरी। जी। तो जब उनको एक टाइम्स जो है अपॉर्चुनिटी आती है कि वो वैल्यूज मिल रही होती है तो खरीद ले। फिर एक अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं यार आप मेहरबानी करके बेचें क्योंकि मार्केट को जो है उस पर डिमांड होती है। तो ये जो आज की जो मीटिंग थी उसमें तमाम जो प्रपोजल्स थे स्टॉक एक्सचेंज के वो वजीर खजाना साहब ने सब के सब मान लिए। अच्छा। सब के सब जो है वो मान लिए हैं। उसमें जो ये कंपनीज का बाय बैक ऑफ शेयर्स है, जो ट्रेजरी स्टॉक है उसके रूल्स भी जो है ये ट्यूसडे इंशाल्लाह इनेक्ट हो जाएंगे। चेयरमैन एससीसीपी ने उसकी इनको अश्योरेंस दी है। और दूसरा ये जो एनआईटी के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट उनकी यूनिट वो खरीदेगी गवर्नमेंट एनआईटी के, तो वो एनआईटी फिर ये है कि कैन देन प्ले इट्स रोल इन द मार्केट। तीसरा जो है वो रेडी फ्यूचर का जो इशू टेक्निकल इशू था उसका रिजोल्यूशन भी कल परसों तक जो है ये आ जाएगा। उसका लेटर तो आ गया, लेटर तो आज ही आ गया। बस तो वो लेटर आ गया। तो सारे के सारे जो प्रोपोजल्स थे ये 2-3 दिन पहले आपको इल्म होगा कि तमाम जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जमा हुए थे और उन्होंने डिस्कशन करने के बाद 4 प्रोपोजल्स डेवलप किए थे। उन 4 प्रोपोजल्स के चारों प्रोपोजल फिर आज गवर्नर स्टेट बैंक के साथ भी मीटिंग हो गई। ये भी एक प्रोपोजल था कि उनके साथ एंगेजमेंट की जाए, तो उनसे आज कट से कॉल भी हो गई और आज जो है उनसे काफी सेर हासिल डिस्कशन जो है वो हुआ। उनको उसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी मार्केट को अफेक्ट करती है और किस तरह हम मैं सर इसी पे जानना चाह रहा था। अब जो मंडे जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, अगर रेट बढ़ता है तो जाहिर है कि आपकी कैपिटल मार्केट में लोग फिर वहां से निकल के शिफ्ट होकर जाएंगे, फिक्स्ड इनकम एसेट्स की तरफ जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन होगी। नहीं वो नहीं, वो प्राइस देने जो मंडे की जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी प्राइस देने हैं। मंडे जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मंडे मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चले वी होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी जफर साहब, ये तो बड़ी अच्छी एक आज की जो डिप है वो एक अच्छा लेवल मिल गई इस वक्त मार्केट के इन्वेस्टर्स को।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आरिफ भाई और इन्होंने काफ़ी इस पर काम किया था, काफ़ी मरतबा इनकी निगोशिएशन हुई, मीटिंग हुई। बस अफसोस ये है कि कैपिटल मार्केट के लिए उन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया, जिसकी वजह से हम 3 साल के ऑल टाइम लो पर आ गए हैं। अब जो डॉलर रुपये की पैरिटी है वो अगर स्टेबल हो जाती है तो फॉरेन फंड्स भी इसका 20 बिलियन के बाद खुद उनके भी पैसे और इन्वेस्टमेंट आएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा ये जो आपने जो रेडी मार्केट और प्राइस डिस्कवरी के लिए, रेडी मार्केट और फ्यूचर मार्केट में प्राइस डिस्कवरी और मार्केट की डेप्थ के लिए जो मुश्किलात थी उसको हल करने के लिए ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो अब दुनिया में सब जगह ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पर भी ख़त्म होनी चाहिए। और ये एक स्पीडीली एक्टिव ट्रेडेबल मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब जो मुश्किलात है ना टेक्निकल, ये अब डिस्कशन में आए भी ना। ठीक है जुबैर मोतीवाला साहब, एक बड़ी हेल्दी, एक बड़ी मुलाकात आज रही और यकीनी तौर से आगे आने वाले सेशंस जो हैं वो उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको वेट करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को। आप लोगों को भी उम्मीद का दामन जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए हाथ से। देखिए जी, मैं बड़ा खुश हूँ आरिफ अभी साहब की बात सुन के कि इनके साथ इनकी मुलाकात बड़ी खुशाइन रही और इनके सारे मुतालबात मंजूर कर लिए गए। मैं तो मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मैं साथ ही ये दुआ करता हूं कि इंडस्ट्री के साथ भी वजीर खजाना की जो मुलाकात है वो ऐसी खुशाइन हो और हमारी भी वो सारी जो डिमांड्स हैं, डिमांड नहीं हमारी जो प्रपोजल्स हैं उनको वो मान लें। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडस्ट्री को जो जरूरत है वो किस बात की है, मैं आपको बताऊं, कुछ और नहीं चाहिए इंडस्ट्री को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कमी चाहिए, इसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। वो कैसे मुमकिन है? वो हमारे जो मसाइल हैं, वो असद उमर ने कोशिश की थी ना सर, आप बता रहे ना, असद उमर ने कोशिश की थी, उनका तो यही कहना था कि 9 महीने कोशिश की थी नहीं, वो तो इस बजट के लिए ही की थी ना। अब बजट आना था तो हमारे तो नेगोशिएशन चल रहे थे, डायलॉग हो रहे थे, उसको जो उन्होंने कंप्लीट करना था और बजट के अंदर उसका पार्ट बनना था। तो अब अगर बंदा ही बदल गया तो इसमें हम क्या करेंगे? तो अभी बैकलॉग कितना है आपके फंड्स का? बैकलॉग कितना है सर? 300 अरब रुपए है। 300 अरब रुपए के लोगों के रुके इजारे के लिक्विडिटी चोक है आप लोगों की तरफ। ये बताइए हुकूमत को एमनेस्टी स्कीम से मिलेगा कुछ? देखिए जी, एमनेस्टी स्कीम का मैं ये कहता हूं कि इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर एक फ्लॉ है बहुत बड़ा। हमारा ये कहना है कि इस एमनेस्टी स्कीम के बाद आपको नए टैक्स पेयर पैदा होने चाहिए। आप जो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो अंदर आए और कुछ ऐसी स्कीम्स हम लेके आए जिससे जो है ना ये जो जितने लोग टैक्स नेट से बाहर हैं वो अंदर आए, उनको मरात हो। अगर ये जो टैक्स नेट के अंदर हैं वही डिक्लेयर करेंगे, वही मिनिस्ट्री में आएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इसकी मुझे कहीं जो है ना कोई ऐसी नजर नहीं आती। हमने एक प्रपोजल दिया है कि आप एक टर्नओवर टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आए। जो होलसेलर, जो छोटे होलसेलर हैं, वो आज कोई भी रजिस्टर नहीं है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली आप देखें पूरे का पूरा ट्रेड सेक्टर रजिस्टर नहीं है। उसकी वजह यह है कि एफबीआर की हाई हैंडेडनेस है, कोई एफबीआर के अंदर रजिस्टर होना नहीं चाहता। नहीं, अब कम से कम शब्बर जैदी साहब के आने से एक बहुत बड़ा चेंज तो है, उसकी तवक्का की जा रही है। इस ग्रास रूट लेवल के बहुत बड़े तवक्का की जा रही है। देखो मैं तो शब्बर से यही कहा, मैंने कहा तो आप तो हमारी बैलेंस शीट को भी जानते हो और हमको भी जानते हो, तो अब तो मसला ही खत्म हो गया। अगर मैं कोई बात करूंगा तो आपको ये तो पता है कि कम से कम मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, ये तो आपको पता ही है ना जी। तो अब जो बात होगी ना, जी बोलिए जी, अब जो बात होगी ना वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई आपके और मुझे आपस को हमको एक दूसरे का पता है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपको पता है कि ये झूठ कह रहा है, तो मैं किसी किस्म की गलत मुराद की बात नहीं करूंगा जब तक शब्बर जैदी वहां बैठा है। मैं कर नहीं सकता क्योंकि उसको मेरा सारा आगे पीछे ऐसे कितने लोगों का साथ और ताउन शब्बर जैदी को होगा, पता है कि उनको सब पता है, तो ऐसे कितने लोगों का जो है वो साथ उनके साथ होगा। जफर मोती, आप भी कुछ कहिए इस पे। देखिए मैं तो इनको पर्सनली भी यकीन दिलाया और आपके तवज्जुह से ऑन एयर भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैं हर वक्त हम वक्त हाजिर हूं उनके लिए, और मैं जरूर इनके साथ मदद करूंगा। मेरी 2 बातें सुन ले इमरान जी, 2 बातें। हाँ, एक बात तो मैं ये करना चाहता हूं कि देखें हमारे जो मसाइल हैं
एक्सपोर्ट सेक्टर के इंडस्ट्री के, उसको हल करें आप। सबसे पहला मसला GIDC का है, जिसके अंदर हमने काफी पेशरफ्त कर ली थी असद उमर के साथ, उसको हल होना चाहिए आज, उसको नहीं खड़े रहना चाहिए, इट्स एन हैंगिंग सॉर्ड। दूसरे नंबर पे हमारे रिफंड के मसाइल को हल कर दें। तीसरे नंबर के ऊपर जो ये जीरो रेटिंग की बात करते हैं कि जीरो रेटिंग खत्म करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका हालांकि टेक्सटाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपसे इमरान से मैं सवाल करता हूं कि मुझे आप बताएं, पिछले 18 सालों के अंदर 3 दफा कोशिश हो गई और हमने बुरी तरह उसमें नाकाम हुए और वापस आए। बड़ों ने कहा है कि जहर को चक्कर ही देखना चाहिए, तो मैंने इनसे ये कहा कि जीरो रेटिंग को ना छेड़ना। इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर तो इंतहाई ये जो है ना तकलीफ दे हो जाएगा। आपको इस वक्त तो बिल्कुल किसी चीज को छेड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा आपने रिफंड दे के इस सेक्टर को जो एक्सपोर्ट करता है उसको पूरे का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जफर साहब, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लास्ट कमेंट इन 30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि शब्बर हमारे साथ बोर्ड पर रहा है और शब्बर नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। मुश्किल ये है कि इसके पीछे ही इसके FBR पड़ गई है। अभी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको हटाने के लिए वो सब मामला हल हो जाएंगे, लेकिन अब है कि शब्बर को बात ये है कि शब्बर को सब पता है। शब्बर को चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब जो है, अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने मुआवजे की बात की, अब देखें क्या वो मुआवजा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर मोती और जुबैर मोतीवाला साहब, आप दोनों प्रोग्राम में शरीक रहे। इससे पहले माइजा हमीद हमारे साथ मौजूद थी और उनके साथ शफकत यूसुफजई भी प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।